क्या कोई यकीन करेगा कि धूल, धुएं, भारी कर्ज और भयंकर मशीनी शोर में डूबे रहने वाले एक भारी उद्योग ने, मेरा मतलब एक हैवी इंडस्ट्री की कंपनी ने, अपने अर्निंग डैशबोर्ड पर 100 में से 97 का स्कोर हासिल किया है? सुनने में तो ये सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम बात कर रहे हैं JSW स्टील की। हमारे पास उनकी फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही यानी Q1 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग कॉल के नोट्स हैं। और ये जो 97/100 यानी आउटस्टैंडिंग क्वार्टर का स्कोर है ना, ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर स्टील इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं दिमाग में आता है कि एक क्वार्टर में बम्पर मुनाफा होगा और अगले में कच्चे माल की कीमतों के कारण भारी नुकसान। मैं सही कह रही हूँ ना? एकदम सही। इस इंडस्ट्री को हम फाइनेंस की भाषा में साइक्लिकल बिजनेस कहते हैं, मतलब जहां चीजें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन ये जो सबटेंडर स्कोर है, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कंपनी ने कितना पैसा बनाया, बल्कि ये दिखा रहा है कि उन्होंने ये मुनाफा कितनी कुशलता से बनाया। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन असल में हमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के पीछे काम कर रही मशीनरी का एक बहुत ही शानदार व्यू देता है। और आज के हमारी इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हम सिर्फ बैलेंस शीट के भारी भरकम शब्द नहीं दोहराएंगे। हाँ, वो तो काफी उबाऊ हो जाता है। बिल्कुल, हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक कंपनी ग्लोबल मार्केट की उथल पुथल के बीच भी इतनी सुव्यवस्थित मशीनरी चला रही है। तो चलिए कुछ ऐसे नंबरों से शुरुआत करते हैं जो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। देखिए, अगर हम सीधे नंबरों पे आएं तो इस तिमाही में उनका रेवेन्यू 47,364 करोड़ रुपए रहा है। अरे वाह, 47,000 करोड़ से ज्यादा। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम EBITDA भी कहते हैं। राइट। वो 9,383 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 4,696 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक सेकंड रुकिए, जो हमारे सुनने वाले रोज फाइनेंस की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, मैं उनके लिए इस EBITDA को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करना चाह रही थी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। इसका सीधा मतलब यह है कि टैक्स, ब्याज और बाकी अकाउंटिंग चीजों को हटाने के बाद असल में स्टील बनाकर बेचने से कंपनी के हाथ में कितना कैश आ रहा है। यही कहा आपने। और 9,000 करोड़ से ज्यादा का ऑपरेटिंग कैश आना किसी भी हैवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। और पता है, ये नंबर हवा में नहीं बना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा, वो कितनी रही है इस बार? इस क्वार्टर में वो 94% रही है। और ध्यान रहे, इसमें विजयनगर के BF3 प्लांट का अस्थायी शटडाउन शामिल नहीं है। ओह, तो उस प्लांट का क्या हुआ? उसे अब एक्सपैंड करके 4.5 MTPA की क्षमता के साथ जून 2026 में वापस चालू कर दिया गया है। मतलब 94% क्षमता पर काम करने का सीधा अर्थ ये है कि आपकी मशीनें खाली नहीं बैठी हैं। हाँ, वे लगातार उत्पादन कर रही हैं। मुझे ना इसे एक एनालॉजी से देखने में बड़ा मजा आता है। श्रोताओं के लिए इसे एक ऐसे विशाल रेस्टोरेंट की तरह सोचिए जहां 94% टेबल हमेशा बुक रहते हैं। काफी दिलचस्प उदाहरण है ना? आमतौर पर जब कोई रेस्टोरेंट इतना भरा होता है तो किचन में अफरा तफरी मच जाती है। वेटर्स परेशान होते हैं, ऑर्डर लेट होते हैं, क्वालिटी गिरती है। हाँ, सर्विस खराब होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस स्टील कंपनी के किचन में कोई अफरा तफरी नहीं है। इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे ले जाएं तो उस किचन में अफरा तफरी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी सप्लाई चेन और मेंटेनेंस को इस तरह स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि ब्रेकडाउन्स कम से कम हो। मतलब सब कुछ एकदम घड़ी की सुइयों की तरह चल रहा है। बिल्कुल, कच्चा माल सही समय पर फर्नेस में जा रहा है और फिनिश्ड स्टील बिना किसी रुकावट के बाहर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस रेस्टोरेंट ने अपना पुराना कर्ज भी काफी कम कर लिया है। अरे वाह, भारी मुनाफे के साथ कर्ज में कमी। हाँ, उनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो अब सिर्फ 0.42 है। इसे आसान भाषा में कहें तो अगर कंपनी के पास खुद के 100 रुपए लगे हैं तो बाहर वालों का उधार सिर्फ 42 रुपए है। एकदम सही समझा आपने। इतने बड़े हैवी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए ये उधार तो न के बराबर है। अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी कंपनियां विस्तार करने के लिए भारी कर्जे में डूब जाती हैं। यही कारण है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने उनकी बैलेंस शीट पर इतना भरोसा जताया है। फिच ने उन्हें BB+ पॉजिटिव आउटलुक दिया है। अच्छा। और केयर ने AA+ में अपग्रेड किया है। भारी मुनाफे के बावजूद कर्ज को इतने नियंत्रण में रखना, जहां नेट डेट टू EBITDA सिर्फ 1.46 है, यह एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट का परिचायक है।
लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। या 47,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ ज्यादा स्टील बेचकर तो नहीं आ सकता, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो साधारण स्टील की कीमतें काफी ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब मैंने डेटा को और गहराई से देखा तो मुझे लगा कि खेल अब सिर्फ स्टील बेचने का नहीं बल्कि महंगा और खास स्टील बेचने का है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इसे इंडस्ट्री की भाषा में प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव कहते हैं। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया बदलाव है। हाँ, और यही इनकी पूरी रणनीति का सबसे मजबूत पिलर है। डेटा बताता है कि VASP यानी वैल्यू एडेड एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स अब उनकी कुल बिक्री का 61% हिस्सा बन चुके हैं। 61%? ये तो आधे से ज्यादा हो गया। बिल्कुल, और इसमें सालाना आधार पर 8% की वृद्धि भी हुई है। साथ ही फ्लैट स्टील की बिक्री भी 9% बढ़ी है। ये VASP असल में है क्या? क्या ये वही स्टील है जो हमारी गाड़ियों या सोलर पैनल में लगता है? एकदम सही। इसमें ऑटोमोटिव स्टील शामिल है जो गाड़ियों को हल्का लेकिन मजबूत बनाता है। इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल है जो ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV के मोटर्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, EV मोटर्स में भी खास स्टील लगता है? जी हाँ, और खास तरह का कोटेड स्टील जो बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स के स्ट्रक्चर में लगता है। डेटा के अनुसार इस क्वार्टर में ऑटो सेक्टर से मांग 18% बढ़ी है। और रिन्यूएबल्स का क्या हाल है? रिन्यूएबल से मांग तो 24% बढ़ गई है। कुल मिलाकर क्रूड स्टील का उत्पादन भी 6.59 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल से 3% ज्यादा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी, अगर ऑटो और रिन्यूएबल सेक्टर में इतनी भारी डिमांड आ रही है, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि JSW ने जानबूझकर साधारण कंस्ट्रक्शन स्टील या TMT बार से अपना फोकस हटा लिया है? ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर देखें तो हर जगह हाईवे और बिल्डिंग्स बन रही हैं, फिर भी वे ऑटो और रिन्यूएबल्स के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने का खेल है? देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी रक्षात्मक रणनीति है। रक्षात्मक? वो कैसे? साधारण कंस्ट्रक्शन स्टील अब एक कमोडिटी बन चुका है। वहां बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और कोई भी आपको प्रीमियम कीमत नहीं देगा। हाँ, वहां तो बस जो सबसे सस्ता देगा वही माल बेचेगा। बिल्कुल, लेकिन जब आप किसी कार निर्माता के लिए क्रैश रेजिस्टेंट हाई स्ट्रेंथ स्टील बनाते हैं तो वे आपको मुंह मांगी कीमत देते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील हर कोई नहीं बना सकता। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन है। हाँ, हाई वैल्यू उत्पादों का ये 61% हिस्सा दरअसल उनके मुनाफे को एक शॉक एब्जॉर्बर देता है। अच्छा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साधारण स्टील सस्ता होता है तब भी उनके मार्जिन्स स्थिर रहते हैं। मतलब उन्होंने अपनी कमाई का एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया है जो बाजार के झटकों को आसानी से सह सकता है। एकदम सही। तो अब जब आपके हाथ में भारी मुनाफा हो, प्रीमियम स्टील की डिमांड लगातार आ रही हो और बैलेंस शीट में कर्ज का बोझ भी कम हो, तो कोई भी महत्वाकांक्षी कंपनी अगला कदम क्या उठाएगी? जाहिर सी बात है, वो और बड़ी होना चाहेगी, बहुत बड़ा विस्तार। हाँ, और उनका एक्सपेंशन प्लान देखकर तो सच में चक्कर आ जाता है। उनका विजन बहुत आक्रामक है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 31 तक वे 50 MTPA यानी मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता हासिल करेंगे। 50 मिलियन टन? हाँ, और फाइनेंशियल ईयर 32 तक तो 62 MTPA तक पहुंचने का लक्ष्य है। 62 MTPA? श्रोताओं को इस स्केल का अंदाजा देने के लिए बता दूं, 62 मिलियन टन स्टील का मतलब है कि आने वाले समय में भारत में बनने वाली हर नई कार, हर नए एक्सप्रेसवे, हर नए पुल और घर में आपको कहीं ना कहीं इनका बनाया हुआ स्टील नजर आएगा। ये उनके मौजूदा स्तर से लगभग 13% का CAGR ग्रोथ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा विस्तार कोई भी कंपनी अकेले कैसे कर सकती है? वो अकेले कर भी नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने विदेशी पार्टनरशिप्स का एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुना है। जापान की JFE स्टील और साउथ कोरिया की POSCO के साथ उनके बड़े जॉइंट वेंचर हैं। JFE स्टील? हाँ, JFE ने जून 2026 में 78,075 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त का भारी निवेश किया है। अरे वाह! इसके अलावा POSCO के साथ ओडिशा के ढेंकानाल में 6 MTPA का ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लग रहा है। मुझे ना इसी विस्तार वाले सेक्शन में एक बहुत ही दिलचस्प अकाउंटिंग का खेल भी दिखा। कौन सा खेल? प्रेजेंटेशन में लिखा है कि BPSL यानी भूषण पावर एंड स्टील को JSW के वित्तीय खातों से डीकंसोलिडेट कर दिया गया है। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। और इससे उनका 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम हो गया है। एक सेकंड रुकिए, ये डीकंसोलिडेशन क्या होता है?
क्या उन्होंने असल में 37,000 करोड़ का कर्ज चुका दिया है या ये सिर्फ अकाउंटिंग की किताबों का कोई जादू है? ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तकनीकी रूप से देखें तो उन्होंने बैंक जाकर 37,000 करोड़ का चेक नहीं दिया है। फिर कर्ज कैसे कम हुआ ये है कि BPSL अब एक पूरी तरह से अलग जॉइंट वेंचर एंटिटी बन गई है, जिसमें जापान वाली JFE का भी हिस्सा है। अच्छा, तो मालिकाना हक बढ़ गया है। जी, और अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार चूंकि अब JSW का उस पर 100% कंट्रोल नहीं है, इसलिए BPSL का कर्ज अब JSW की मुख्य बैलेंस शीट पर नहीं दिखेगा। ओह, मतलब देनदारी अब उस नए जॉइंट वेंचर की है, जिससे मुख्य कंपनी की बैलेंस शीट एकदम साफ दिखने लगी है। बिल्कुल, और इससे उन्हें आगे और लोन लेने के लिए नई जगह मिल गई है। 2030 तक इस BPSL प्लांट को 10 MTPA तक ले जाने की भी योजना है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब दुनिया का अगला बड़ा स्टील मार्केट बनने जा रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो 2020 के बाद से वैश्विक स्तर पर चीन की हिस्सेदारी घट रही है। चीन स्लो हो रहा है। हाँ, और भारत का स्टील कंजम्पशन उसके GDP ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। JFE और POSCO जैसी कंपनियां सिर्फ पैसा नहीं ला रही हैं, वे दुनिया की बेहतरीन हाई ग्रेड स्टील तकनीक भारत ला रही हैं, जो EV मोटर्स और रिन्यूएबल्स के लिए बहुत जरूरी है, राइट? बिल्कुल। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के कड्डा में उनका एक MTPA का इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यानी EAF प्रोजेक्ट शुरू होना ये दिखाता है कि वे सिर्फ पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं हैं, नई तकनीक में भी हाथ आजमा रहे हैं। सुनिए, इतना सब हरा ही हरा देखकर मुझे अब थोड़ा शक हो रहा है। शक? कैसा शक? देखिए, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है, नई तकनीक आ रही है, कर्ज कम हो रहा है, मार्जिन हाई है, तो फिर इसी प्रेजेंटेशन के डैशबोर्ड में कुछ रेड फ्लैग्स क्यों दिए गए हैं? कोई भी बिजनेस पूरी तरह से रिस्क फ्री तो नहीं होता। हाँ, लेकिन एक डेटा पॉइंट ने तो मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? इसमें लिखा है कि रिटेल स्टील की बिक्री में सालाना आधार पर 9% की भारी गिरावट आई है। हाँ, ये सच है। और भारत अब एक नेट स्टील आयातक बन गया है। मतलब एक तरफ कंपनी प्रीमियम स्टील में झंडे गाड़ रही है और दूसरी तरफ आम बाजार में उनकी रिटेल बिक्री 9% गिर गई है। क्या सस्ती विदेशी स्टील ने भारत के आम बाजार पर कब्जा कर लिया है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो ये इस पूरे अर्निंग्स कॉल का सबसे बड़ा चिंता का विषय था। तो ये नेट आयातक बनने का असल मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि भारत नेट आयातक बन गया है, तो इसका मतलब है कि हम निर्यात कम कर रहे हैं और बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं। चीन, वियतनाम और अन्य एशियाई देशों से भारी मात्रा में सस्ता स्टील भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है। डंप किया जा रहा है मतलब जानबूझकर सस्ता बेचा जा रहा है? जी हाँ, उनके अपने घरेलू बाजारों में मंदी चल रही है, इसलिए वो अपना अतिरिक्त स्टील भारत भेज रहे हैं। और इसका सीधा असर रिटेल बाजार पर पड़ता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वहां का आम ग्राहक या छोटा बिल्डर हमेशा सबसे सस्ता विकल्प खोजता है। प्रीमियम इंडस्ट्रियल खरीदार भले ही क्वालिटी के लिए रुकें, लेकिन रिटेल मार्केट में तो कीमत ही सब कुछ है। यही सबसे बड़ा कारण है कि JSW की रिटेल बिक्री 9% गिर गई। लेकिन खतरा सिर्फ बिक्री गिरने का नहीं है, एक बहुत बड़ा जोखिम मार्जिन स्क्वीज का बन रहा है। ये मार्जिन स्क्वीज कैसे काम करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मान लीजिए, सस्ते विदेशी आयात के कारण भारत में स्टील की बाजार कीमत गिर जाती है। ठीक है, कीमत गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ स्टील बनाने के लिए जो सबसे जरूरी कच्चा माल होता है, कोकिंग कोल और आयरन ओर, उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी बहुत ऊंची हैं। ओह, अब समझी। अब स्थिति यह है कि आपको स्टील बनाने में खर्च ज्यादा आ रहा है, लेकिन बाजार में मजबूरी में उसे सस्ता बेचना पड़ रहा है। मतलब बीच का जो मुनाफा था वो पिचक गया, इसी को मार्जिन स्क्वीज कहते हैं। एकदम सही। और ऊपर से मध्य पूर्व का जो भू राजनीतिक तनाव है और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितता, वो अलग से डरा रही है। इसके अलावा मुझे तो एक और बड़ा जोखिम दिख रहा है, एग्जीक्यूशन रिस्क। हाँ, वो तो है ही। आप 62 MTPA तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं, ढेरों नए प्लान्स लगा रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय और बजट में पूरा करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये एग्जीक्यूशन रिस्क सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। अगर प्रोजेक्ट 1 साल भी लेट होता है तो उसकी लागत हजारों करोड़ बढ़ जाती है और जो रिटर्न आना था वो टल जाता है। बिल्कुल। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। विदेशी स्टील की डंपिंग और कोकिंग कोल की महंगाई, क्या कंपनी हमेशा सरकार से टैक्स बढ़ाने की मांग करती रहेगी? सरकार पर हमेशा निर्भर नहीं रहा जा सकता। सही बात है।
और प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से में इसका एक बहुत ही दिलचस्प और लॉन्ग टर्म जवाब मिलता है। वो क्या? और वो जवाब है सस्टेनेबिलिटी या डीकार्बोनाइजेशन का एजेंडा। ये आज के समय का सबसे बड़ा शिफ्ट है। पहले सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पीआर टूल होता था अपनी एनुअल रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, बस कुछ पेड़ लगा दी और फोटो खिंचवा ली। बिल्कुल, लेकिन आज ये सर्वाइवल का टूल बन गया है। उन्होंने 2050 तक पूरी तरह से नेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है और फेज 1 यानी 2030 तक वे एमिशन में 42% की कमी लाना चाहते हैं। ये करीब 1.95 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन क्रूड स्टील होता है। उनका एक प्रोजेक्ट सीड भी है जिसने 2022 से अब तक 5 मिलियन टन CO2 कम की है। और तो और Q1 में उन्होंने स्क्रैप का इस्तेमाल 16% तक बढ़ा दिया है, जो रिसोर्स सर्कुलैरिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब सुनने में बहुत ग्रीन और अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भारी प्रदूषण करने वाले उद्योग सच में पर्यावरण प्रेम के कारण बदल रहे हैं या इसके पीछे भी कोई गहरा आर्थिक कारण है? देखिए, पर्यावरण प्रेम अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे पूरी तरह से अर्थशास्त्र काम कर रहा है, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी काम कर रही है। अच्छा। अगर आप कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे तो भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े बाजार आपके लिए अपने दरवाजे ही बंद कर देंगे। कोई उदाहरण है इसका? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या जिसे शॉर्ट में CBAM कहते हैं। ये CBAM असल में काम कैसे करता है? हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा विस्तार से बताएंगे? आसान शब्दों में कहें तो यूरोप कह रहा है कि हम अपने यहाँ साफ सुथरी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इसलिए बाहर से आने वाले गंदे स्टील को हम अपने बाजार में सस्ता नहीं बिकने देंगे। मतलब एक तरह की पेनल्टी? जी हाँ, अगर कोई भारतीय कंपनी ज्यादा कार्बन पैदा करके स्टील बनाती है और उसे यूरोप भेजती है, तो यूरोप उस स्टील पर एक भारी कार्बन टैक्स लगा देगा। ओह, इससे तो वो स्टील यूरोप में अपने आप महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, और फिर कोई उसे वहां खरीदेगा नहीं। कमाल है। मतलब बायोगैस का इस्तेमाल करना, रिन्यूएबल पावर लाना और कडपा में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाना, जहां कोयले की जगह बिजली और स्क्रैप से स्टील बनता है, ये सब सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है। नहीं, ये भविष्य के टैक्स से बचने और कच्चे माल की लागत कम करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। और इसी सस्टेनेबिलिटी का एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है, मानव संसाधन की सुरक्षा। हाँ, सेफ्टी तो सबसे ऊपर आती है। प्रेजेंटेशन में 2100 कर्मचारियों को सेफ्टी चैंपियन के रूप में प्रमाणित करने की बात की गई है। इसके अलावा रियल टाइम इमरजेंसी डैशबोर्ड और हॉट जोन्स के लिए खास फायर रिटार्डेंट सूट का इस्तेमाल भी हो रहा है। जब आप 62 MTPA के विशाल स्तर पर काम करते हैं ना, तो एक छोटी सी दुर्घटना भी ऑपरेशंस को हफ्तों तक रोक सकती है। और भारी उद्योग में तो जान का भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। बिल्कुल, इसलिए जो ऑपरेशंस रुकते हैं वो करोड़ों का नुकसान कराते हैं। सेफ्टी अब सिर्फ HR डिपार्टमेंट का काम नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रमुख ऑपरेशनल मीट्रिक बन गई है। तो अगर हम इस पूरे अर्निंग डैशबोर्ड को एक साथ रख के देखें तो ये साफ है कि JSW स्टील का ये 97/100 का स्कोर सिर्फ बाजार की तेजी या किस्मत का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रीमियम डिमांड पर फोकस करने, अकाउंटिंग और कर्ज को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने, ग्लोबल पार्टनरशिप्स के जरिए विदेशी तकनीक लाने और भविष्य की ग्रीन दुनिया के लिए अभी से तैयारी करने का नतीजा है। हाँ, लेकिन उन्हें अपने इस ऑपरेशनल अनुशासन को बहुत कड़ाई से पकड़ कर रखना होगा। क्यों? क्योंकि सस्ते आयात और कच्चे माल की महंगाई का जो खतरा है वो इतनी जल्दी टलने वाला नहीं है। उन्हें बहुत संभल कर चलना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, इस भारी भरकम चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का विचार आ रहा है। क्या विचार? आज हमने स्टील के उत्पादन, मुनाफे और मार्जिन्स पर इतनी बात की, लेकिन जिस रफ्तार से यूरोप टैक्स लगा रहा है और कंपनियां नेट जीरो की तरफ भाग रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले दशक में हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियां असल में क्लाइमेट टेक कंपनियां बन जाएंगी? ये तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, भविष्य में इस बात पर लड़ाई होगी ही नहीं कि कौन सबसे ज्यादा लाखों टन स्टील बनाता है। तो फिर किस बात पर होगी? असली प्रतिस्पर्धा इस बात पर होगी कि कौन 100% जीरो एमिशन के साथ सबसे सस्ता ग्रीन स्टील बना सकता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। शायद अगली बार जब हम किसी अर्निंग डैशबोर्ड पर 97/100 का स्कोर देखेंगे तो वो उनके फाइनेंशियल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि उनके कार्बन डैशबोर्ड के लिए होगा। बिल्कुल,
जो कंपनी अपनी चिमनियों से निकलने वाले धुएं को सबसे पहले जीरो कर लेगी, भविष्य के ग्लोबल बाजार पर उसी का राज होगा। तो श्रोताओं, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हाँ, उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। सीखते रहिए, नंबरों के पीछे छिपी असली कहानी और कारणों को तलाशते रहिए और खुद से नए सवाल पूछते रहिए। हमारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें।